एवरीवन, आज का जो वीडियो है वो भ्रूणपोष या एंडोस्पर्म के ऊपर है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि डबल फर्टिलाइजेशन में जो पराग नलिका में दो केंद्रक आ रहे हैं या दो नर युग्मक आ रहे हैं, वो दोनों नर युग्मक में से एक नर युग्मक जो होता है वो अंड कोशिका से मिलता है, अंड कोशिका से फ्यूजन करता है और उसके फ्यूजन से डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनती है, अर्थात द्विगुणित रचना बनती है, जिसको हम लोग युग्मनज या जाइगोट कहते हैं। जो सेकेंड मेल गैमीट है अर्थात दूसरा नर युग्मक जो है वो द्विगुणित अर्थात द्वितीयक केंद्रक के साथ मैंने क्या बताया था कि ये एक एम्ब्रियो सैक है और उस एम्ब्रियो सैक में यहाँ पर ये इस प्रकार की रचना होती है। तो ये जो थे एंटीपोडल्स थे और ये क्या थी, सिनर्जिड्स थी। ये सिनर्जिड्स और ये इसका जो था एग था। क्या था ये? एग। अब ये पॉलन ट्यूब जो आ रही है, इस पॉलन ट्यूब के अंदर दो मेल गैमीट हैं। क्या है? दो मेल गैमीट। तो फर्स्ट मेल गैमीट इस एग सेल के साथ जब जुड़ता है तो क्या बनाता है? वो जाइगोट बनाता है, डिप्लॉयड होता है, अर्थात द्विगुणित होता है। युग्मनज कैसा होता है? द्विगुणित होता है। अर्थात इस फर्स्ट मेल गैमीट का फ्यूजन इस एग सेल से होता है। नाउ जो सेकेंड मेल गैमीट है, दूसरा नर युग्मक क्या होता है? यहां पर अब ये द्वितीयक केंद्रक बन जाता है। द्वितीयक केंद्रक, अब सेकेंड मेल गैमीट इस द्वितीयक केंद्रक के साथ फ्यूज करता है, जिसको हम लोग ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिसमेकन या ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। और इस ट्रिपल फ्यूजन से क्या बन जा रहा है? पेन बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है? पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। नाउ इट इज चेंज इनटू प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है। और ये जो सेंट्रल सेल है उसके पहले क्या होता है? ये भी डीजनरेट हो जाता है, ये भी डीजनरेट, अर्थात तीनों के तीनों एंटीपोडल्स समाप्त हो जाते हैं। उसके भी ये भी डीजनरेट हो जाता है, ये भी डीजनरेट हो जाता है, अर्थात सिनर्जिड्स भी क्या हो जाती हैं? नष्ट हो जाती हैं। अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो सैक में कितने न्यूक्लियस बचते हैं, कितने न्यूक्लियाई बचते हैं, कितने केंद्रक बचते हैं, या फर्टिलाइजेशन के बाद बनने वाली संरचना जो है उसमें कितने केंद्रक होते हैं, तो आपका क्या जवाब होगा? दो केंद्रक से ये बना था हैं? और ये दो यहाँ पर भी दो हो गए, क्योंकि ये और एक ये, तो इनके फ्यूजन से ये क्या हो गया? ये डिप्लॉयड हो गया ना। क्या हो गया? ये डिप्लॉयड हो गया। तो कहने का मतलब ये कि 3 न्यूक्लियाई या 3 केंद्रक यहां पर और 2 केंद्रक यहां पर, तो क्या हो गया? 5 केंद्रकी हो गया। क्या हो गया? ये 5 केंद्रकी। इसको याद रखना चाहिए। ये आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि निषेचन के बाद जो रचना बचती है उसमें कितने केंद्रक हो सकते हैं? तो देयर आर 5 न्यूक्लियाई। ठीक है। अब जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहां पर है? इस सेल के अंदर है। अब ये क्या होती है? ये सेल जो है कन्वर्ट हो जाती है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में। किस में हो जाती है? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के अंदर परिवर्तित हो जाती है। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में बहुत सारे विभाजन होते हैं। क्या होते हैं? डिवीजन होते हैं, बहुत सारे विभाजन होते हैं। और विभाजन करते अब ये प्राइमरी एंडोस्पर्म टिश्यूज में परिवर्तित हो जाता है। किसे परिवर्तित हो जाता है? प्राइमरी एंडोस्पर्म टिश्यूज में परिवर्तित हो जाता है। और उसमें बहुत सारा रिजर्व फूड मटेरियल, स्टोर्ड फूड मटेरियल या संचित भोज्य पदार्थ होता है। तभी तो ये जो है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, तभी तो प्रोवाइड करेगा। और बाद में यही जाकर के किसमें बदल जाता है? एंडोस्पर्म में। किसमें बदल जाता है? एंडोस्पर्म में। तो ये थी इसकी पूरी कहानी एंडोस्पर्म डेवलपमेंट की। मतलब कैसे बना?
तो मैंने आपको यहां बता दिया कि किस प्रकार से ट्रिपल फ्यूजन से क्या बनी, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बना, और इसके बाद ये जो है प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बनी, और प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका में बहुत सारा विभाजन हुआ। तो बहुत सारे विभाजन के परिणाम स्वरूप ये किसमें परिवर्तित हुआ, वो प्राथमिक भ्रूणपोष ऊतक में बदला, अर्थात प्राइमरी एंडोस्पर्म टिश्यूज में परिवर्तित हुआ। और प्राइमरी एंडोस्पर्म टिश्यूज में जब परिवर्तित हो गया तो ये फाइनली किसमें कन्वर्ट हो गया, एंडोस्पर्म में या भ्रूणपोष में। तो ये भ्रूणपोष कैसा है, ट्रिप्लॉइड इन नेचर है। कैसा है, ट्रिप्लॉइड इन नेचर है, त्रिगुणित है, अर्थात निषेचन के बाद इसका फॉर्मेशन हुआ है। किसके बाद हुआ है, निषेचन के बाद इसका फॉर्मेशन हुआ है। तो कभी आपसे अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि एंजियोस्पर्म में या आवृत बीजी प्लांट्स में जो एंडोस्पर्म बनता है वो कैसे बनता है, तो आपका जवाब होना चाहिए ट्रिपल फ्यूजन से बनता है। उसकी प्लाइडी लेवल क्या होती है, 3n होती है। ट्रिप्लॉइड होता है तो उसकी प्लाइडी लेवल 3n होती है। साथ ही साथ यह भी जानकारी जरा अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म बनता है तो उसकी प्लाइडी लेवल क्या होती है, तो आपको ये जानना चाहिए कि उसकी प्लाइडी लेवल n होती है, हेप्लॉइड होती है। और वहां पर जो भ्रूणपोष का फॉर्मेशन होता है या वहां पर जो है भ्रूणपोष का जो निर्माण होता है वो निषेचन से पहले या फर्टिलाइजेशन से पहले। दिस इज मेजर डिफरेंस इन एंजियोस्पर्मिक एंडोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्मिक एंडोस्पर्म। अर्थात आवृत बीजी पादपों में भ्रूणपोष त्रिगुणित होता है, निषेचन के बाद बनता है, जबकि जिम्नोस्पर्म में या अनावृत बीजी पादपों में जो भ्रूणपोष बनता है वो अगुणित होता है और निषेचन से पहले बनता है। आर यू ओके? यस। अब भ्रूणपोष कितने प्रकार के होते हैं, तो परिवर्धन के आधार पर किस प्रकार से उनका डेवलपमेंट हो रहा है उसके आधार पर, या परिवर्धन की जो कहानी उसके आधार पर भ्रूणपोष 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा एक्सेप्शन की तरफ जो है जान लेते हैं कि एक्सेप्शन इसमें क्या पाए जाते हैं। क्योंकि मैंने आपको ये बताया कि भ्रूणपोष जो होते हैं एंजियोस्पर्म में कैसे होते हैं, त्रिगुणित होते हैं, ट्रिप्लॉइड होते हैं, 3n इनकी प्लाइडी होती है, और जिम्नोस्पर्म में कैसे होते हैं, हेप्लॉइड होता है। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स पाए जाते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें एंडोस्पर्म जो है वो ट्रिप्लॉइड नहीं होता है, त्रिगुणित नहीं होता है, अर्थात वहां प्लाइडी लेवल उनकी चेंज कर जाती है। जैसे ओइनोथेरा ब्यूटोमोप्सिस में क्या आप देख पा रहे हैं, 2n है, यहां इनका प्लाइडी लेवल 2n है, अर्थात ये डिप्लॉइड है। फ्रिटिलेरिया प्लैंबैंगो में ये 5n है। कितने n है, 5n है। और पेपरोमिया में ये 9n है। तो ये कुछ अपवाद भी आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं कि यहां पर जो एंडोस्पर्म है वो ट्रिप्लॉइड नहीं है। ओइनोथेरा ब्यूटोमोप्सिस में 2n है, फ्रिटिलेरिया प्लैंबैंगो में ये 5n है, पेपरोमिया में ये 9n है। अब आइए पढ़ते हैं कि किस प्रकार से इनका कैटेगराइजेशन किया गया। तो मैंने पहले भी बताया आपको कि किस प्रकार से इनका परिवर्धन होता है, उस आधार पर इनको 3 भाग में बांटा गया। पहला जो था वो केंद्रकीय भ्रूणपोष, दूसरा कोशिकीय भ्रूणपोष और तीसरा हेलोबियल भ्रूणपोष। नाम से ही स्पष्ट है, केंद्रकीय भ्रूणपोष अर्थात न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, कोशिकीय भ्रूणपोष सेल्यूलर एंडोस्पर्म, हेलोबियल भ्रूणपोष अर्थात हेलोबियल एंडोस्पर्म। कैसे बनता है, तो बनने की कहानी जरा देख लेते हैं। कैसे, केंद्रकीय भ्रूणपोष की। केंद्रकीय भ्रूणपोष में क्या होगा, जो एम्ब्रियो सैक में जो ये पेन है, एम्ब्रियो सैक में जो ये पेन बना हुआ ना, क्या है, ये पेन है। पेन का मतलब समझ गए होंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है वो डिवाइड करता है। ये मान लीजिए इसका एम्ब्रियो है यहाँ, अब ये डिवाइड करता है। तो डिवाइड जब करता है तो इस डिवाइड करने से क्या बनेंगे,
2 न्यूक्लियाई बनेगा। एक न्यूक्लियाई डिवाइड करेगा तो क्या बनेगा? 2 न्यूक्लियाई बनेगा। और इसी तरह से मुक्त केंद्रकीय विभाजन होता है। मुक्त केंद्रकीय विभाजन का मतलब एक ही सेल के अंदर बहुत सारे केंद्रक हैं, अर्थात जब कोशिका का विभाजन होता है तो वहां माइटोसिस में आपको 2 चरण मिलते हैं, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। केंद्रक का विभाजन और केंद्रक के विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन अर्थात वॉल का फॉर्मेशन, तब ना कोशिका बनेगी। वो केंद्रक डिवाइड किया 2 भाग में, तो जब 2 भाग में डिवाइड किया तो कोशिका द्रव्य भी डिवाइड करेगी और डिवाइड करके दोनों केंद्रक के चारों ओर वॉल का फॉर्मेशन कर देगी। इस प्रकार से वो 2 कोशिका बन जाती है। तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ जो है ये इसका केंद्रक डिवाइड करता है, तो मान लीजिए 2 केंद्रक बन गए। अब इस केंद्रक का अगेन एंड अगेन डिवीजन होता रहता है और डिवीजन होने से सैकड़ों हजारों केंद्रक बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? सैकड़ों हजारों केंद्रक बन जाते हैं। आप यहां पर देखें, बहुत सारे केंद्रक बन गए, बहुत सारे केंद्रक बन गए, सैकड़ों हजारों केंद्रक बन जाते हैं। अब ये सैकड़ों हजारों केंद्रक क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? इस तरह से ये पेरिफेरी की तरफ अरेंज हो जाते हैं। क्या होते हैं? पेरिफेरी की तरफ। पेरिफेरी समझते हैं? परिधि की तरफ, परिधि की तरफ ये व्यवस्थित हो जाते हैं। तो इनके बीचों बीच में ये क्या दिखाई पड़ रहा है आपको? एक वैक्यूल टाइप स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रही है, अर्थात रिक्तिका बन जाती है। और बाद में इनके क्या होता है? तो बाद में अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्या होगा? सेंट्रीपीटल, सेंट्रीपीटल अर्थात बाहर से अंदर की ओर वॉल का फॉर्मेशन होता है। कहां होता है? बाहर से अंदर की ओर वॉल का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार से आप यहां पर क्या देख पा रहे हैं? ये देखिए, अब चूंकि मैं गिनती नहीं कर रहा हूं, आपको सिर्फ समझा रहा हूं, कम ज्यादा हो सकते हैं, उससे इससे कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन आप ये जानने की कोशिश करिए कि किस प्रकार से वॉल का फॉर्मेशन, किधर से? बाहर से अंदर की ओर, परिधि से केंद्र की ओर ये विभाजन हो, मतलब वॉल का फॉर्मेशन हो रहा है। ध्यान रखिएगा। तो किधर से हो रहा है? परिधि से केंद्र की ओर हो रहा है। इसको हम लोग सेंट्रीपीटल कहते हैं। आर यू ओके? क्या हुआ? सबसे पहले इसका केंद्रक का विभाजन हुआ, केंद्रक के विभाजन से बहुत सारे केंद्रक बन गए, बहुत सारे केंद्रक बन गए, सैकड़ों हजारों केंद्रक बन गए, लेकिन अभी तक वॉल का फॉर्मेशन नहीं हुआ, अर्थात साइटोकाइनेसिस यहां पर नहीं होती है। साइटोकाइनेसिस अभी तक नहीं हुई है। सैकड़ों हजारों जब बन गए तो यहां पर अभी तक वॉल का फॉर्मेशन ना होने का क्या मतलब है? मतलब उसका ये साफ है कि यहां पर साइटोकाइनेसिस नहीं हुई है। तो फ्री न्यूक्लियर हुआ ना, मुक्त केंद्र की विभाजन हुआ ना। अब मुक्त केंद्र की विभाजन से बहुत सारे केंद्रक आपको दिखाई पड़ रहे हैं। अब उसमें क्या होगा? ये सारे के सारे केंद्रक कहां चले गए? परिधि की तरफ चले गए। ठीक है। अब परिधि की तरफ जब सारे के सारे केंद्रक चले गए तो बीच में आपको क्या दिखाई पड़ा? खाली स्थान दिखाई पड़ा, दिखाई पड़ रहा है ना, रिक्तिका इसको हम लोग कहते हैं। अब ये क्या होगा? अब जाकर के साइटोकाइनेसिस होगी। अब जाकर के भित्ति का निर्माण होगा और वह भी बाहर से अंदर की ओर होगा। क्या होगा? बाहर से अंदर की ओर भित्ति का निर्माण होगा, अर्थात सेंट्रीपिटल होगा। तो इस प्रकार से अब ये क्या बन गया? कोशिकीय बन गया। पहले क्या था? न्यूक्लियर था। पहले क्या था? ये न्यूक्लियर था। पूरा का पूरा प्रोसेस कैसा था? न्यूक्लियर था। अंत में जाकर के कैसा हुआ? ये कोशिकीय हुआ। ठीक है। तो इसको हम कहते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से बनने वाला जो भ्रूणपोष है, वो कैसा भ्रूणपोष है? केंद्रकीय भ्रूणपोष है। कैसा भ्रूणपोष है? केंद्रकीय भ्रूणपोष है। आपने नारियल देखा होगा, तो नारियल में एक लिक्विड भी होता है ना। और लिक्विड कैसा होता है? जिसको आप नारियल का पानी बोलते हो, नारियल पानी, वो एक्चुअली क्या है? वो न्यूक्लियर है। वो कैसा है? वो न्यूक्लियर है। उसमें बहुत सारे केंद्रक हैं। और व्हाइट कर्नल जो होता है, व्हाइट कलर का जो सॉलिड पार्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्यूलर। क्या बोलते हैं उसको? सेल्यूलर, अर्थात कोशिकीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कोशिकीय। और ये क्या है? केंद्रकीय है। क्या है ये? केंद्रकीय है। ठीक है। ये इसका एम्ब्रियो है। क्या है ये? एम्ब्रियो, भ्रूण। क्या है ये? भ्रूण है। ध्यान रखिएगा।
मतलब कहीं भी आप यहाँ पर देख रहे हैं भ्रूण है और ये इसका पेन है, तो अब इसके डिवीजन से अल्टीमेटली क्या बन गया आपका, कोशिकीय भी बन गया। तो इस नाते परिवर्धन के आधार पर इसको क्या नाम दे दिया गया, परिवर्धन के नाम पर क्या दे दिया गया, केंद्रकीय भ्रूणपोष। क्या नाम दे दिया गया, केंद्रकीय भ्रूणपोष। और यही केंद्रकीय भ्रूणपोष मोस्ट ऑफ द फैमिलीज या मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, अधिकांश पादपों में किस प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है, तो आपका जवाब होना चाहिए केंद्रकीय भ्रूणपोष। न्यूक्लियर एम्ब्रियोस, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो है वो पाया जाता है किसमें, अधिकांश पादपों में किस प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है, तो उसका जवाब होना चाहिए केंद्रकीय भ्रूणपोष या न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, तो जब अब मैंने अधिकांश का नाम ले लिया, तो अधिकांश के नाम लेने से आपका सब कुछ समझ में आ ही गया होगा कि अधिकांश पादपों में अब उसके लिए कैप्सेला है, मक्का है, काटन है, मूंगफली है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आर यू ओके, समझ गए। अब सेकंड क्या है, कोशिकीय भ्रूणपोष अर्थात सेलुलर एंडोस्पर्म। कोशिकीय भ्रूणपोष या सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या होगा, यहां पर थोड़ा सा आपको समझना है। अर्थात जैसे ही न्यूक्लियस का डिवीजन होगा सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, जैसे ही न्यूक्लियस का डिवीजन होगा सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, जैसे ही न्यूक्लियस का डिवीजन होगा सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अर्थात प्रत्येक केंद्रक के विभाजन से वॉल का फॉर्मेशन होता रहता है। जैसे बाल्सम में, पेटूनिया में, धतूरा में, एडोक्सा में किस प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं कोशिकीय भ्रूणपोष। क्या कहते हैं हम लोग, कोशिकीय भ्रूणपोष। जैसे ये मान लीजिए आपका पेन है और ये आपका एम्ब्रियो, ठीक है। तो यहां पर डिवीजन हुआ, तो जब डिवीजन से तो क्या बना, यहां पर मैंने क्या कहा है, जैसे ही केंद्रक का विभाजन होगा वॉल का फॉर्मेशन होगा। तो केंद्रक का विभाजन हुआ और ये बन गया दो कोशिका, तो दो कोशिका में केंद्रक भी बन गए। ओके, अरे भाई एक केंद्रक से दो केंद्रक बना और दोनों केंद्रक के चारों ओर क्या हुआ, वॉल का फॉर्मेशन हुआ, कोशिका भित्ति का निर्माण हुआ। तो जब कोशिका भित्ति का निर्माण हुआ तो ये दो कोशिका बन गई ना। सेलुलर हुआ कि नहीं हुआ, सेलुलर हुआ ना, कोशिकीय हुआ ना। अच्छा, अब क्या हुआ, इससे मान लीजिए फर्दर डिवीजन अगर हुआ तो फर्दर डिवीजन से क्या हुआ, क्या हुआ, ये एक से दो बन जाएगा, एक से ये दो बन गया। चलिए अब ये क्या हुआ, इसका भी होगा डिवीजन, तो इससे भी क्या बन जाएगा, एक से दो बन जाएगा। इस प्रकार से एक से दो बन गया, अब दो से कितना बन गया, चार बन गया। चार से फिर जब डिवाइड होगा तो कितने बनेंगे, चार से फिर डिवाइड होगा तो कितने बनेंगे, आठ बनेंगे। क्या बनेंगे, आठ बनेगी। तो आठ, अब मान लीजिए ये एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात और ये आठ बने ना। लेकिन है तो कोशिकीय। कैसे हैं ये, कोशिकीय हैं। यहाँ आप केवल न्यूक्लियर नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे ही न्यूक्लियर डिवाइड कर रहा है उसके चारों ओर कोशिका भित्ति का निर्माण हो जा रहा है, तो कोशिका बन जा रही है, कोशिका अपने अस्तित्व में आ जा रही है, हर सेल अपने अस्तित्व में आ जा रही है। यहाँ पर भी क्या हो रही है, हर सेल अपने अस्तित्व में आ जा रही है। अब इसके बाद अगर मैं दिखाऊंगा तो बहुत ज़्यादा घना हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रकार के डेवलपमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिकीय भ्रूणपोष। इस प्रकार से बनने वाले भ्रूणपोष को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिकीय भ्रूणपोष। और उसका एग्जाम्पल आपके सामने है, बाल्सम, पेटूनिया, धतूरा, एडोक्सा, जो पहले मैंने आपको बताया है। तो दो प्रकार का ये एंडोस्पर्म डेवलपमेंट आपको पता चल गया। अब तीसरा जो है हेलोबियल भ्रूणपोष। हेलोबियल भ्रूणपोष में क्या होता है, ये दोनों के बीच की अवस्था है। क्या है, दोनों के बीच की अवस्था है। अर्थात जब पहला विभाजन होगा केंद्रक का तो दो केंद्रक बनेंगे और दो केंद्रक बनते ही उनके बीच में वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, अर्थात दो कोशिकाएं बन जाएंगी। ठीक है, तो ये तो सेलुलर का हो गया, ये तो कोशिकीय का हो गया गुण। लेकिन अब इसके बाद जितने भी विभाजन होंगे वो फ्री न्यूक्लियर होंगे, मुक्त केंद्र के होंगे। अर्थात दोनों कोशिका में बहुत सारे केंद्रक बन जाएंगे, बहुत सारे केंद्रक बन जाएंगे। तो इस प्रकार से दोनों के बीच का हुआ ना। पहला क्या था, पहला विभाजन हुआ केंद्रक का। यहां देखिए
ये देखिए, ये क्या है? पेन है, ठीक है, ये पेन है और ये इसका एम्ब्रियो मान लेते हैं। अब इसका जब डिवीजन हुआ तो इसके डिवीजन से क्या बना? 2 केंद्रक बने, इसके डिवीजन से 2 केंद्रक बना, ठीक है, इसके डिवीजन से 2 केंद्रक बना और दोनों केंद्रक के चारों ओर वॉल का फॉर्मेशन हो गया, कोशिका भित्ति बन गई। तो अब तो ये सेलुलर कहलाएगा, कोशिकीय कहलाया, ठीक। अब अगला जब डिवीजन होगा और इसके बाद जितने भी डिवीजन होंगे, इसके बाद जितने भी विभाजन होंगे, वो सारे के सारे विभाजन क्या होंगे? मुक्त केंद्र के होंगे, अर्थात फ्री न्यूक्लियर होंगे। तब इसके बाद देखिए क्या होता है, इसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा? इसके बाद आपको दोनों में बहुत सारे केंद्रक मिल गए। कितने मिल गए? बहुत सारे केंद्रक हो गए, ठीक है। 2 ही तो है, लेकिन केंद्रक फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कर रहे हैं। अब इसके बाद क्या होगा? फिर वही चीज कि ये भी पेरिफेरी की तरफ अरेंज्ड होंगे। क्या होंगे? ये पेरिफेरी की तरफ अरेंज्ड होंगे, अर्थात ये भी इस तरह से अरेंज हो गए। तो इसके बीच में भी यहाँ रिक्तिका बन गई और ऐसा यहाँ भी हुआ, ये भी पेरिफेरी की तरफ क्या हो गए? अरेंज्ड हो गए। तो यहाँ भी क्या हो गई? एक रिक्तिका बन गई, इस रिक्तिका बन गई। तो शुरुआत में क्या थी? ये कोशिकीय थी और बाद में क्या हो गया? देख लीजिए, केंद्रकीय हो गया। तो इसी नाते हेलोबियल भ्रूणपोष को क्या नाम दिया गया कि ये मध्यवर्ती होते हैं। किसके मध्यवर्ती होते हैं? केंद्रकीय भ्रूणपोष के और कोशिकीय भ्रूणपोष के ये मध्यवर्ती होते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये जो होते हैं मोनोकॉट्स में, अर्थात अधिकांश एक बीजपत्री पादपों में ये पाए जाते हैं। मैंने कहा था कि सबसे ज्यादा अगर कोई पाया जाता है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जो है एंडोस्पर्म है, तो वह केंद्रकीय भ्रूणपोष। इससे थोड़े से किसमें पाए जाते हैं? कोशिकीय भ्रूणपोष पाए जाते हैं। और ये सबसे कम होते हैं, अधिकांश एक बीजपत्री पादपों में ये इस प्रकार के भ्रूणपोष जो होते हैं वो पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, जो भ्रूणपोष होते हैं, एंडोस्पर्म होते हैं, मैंने पहले ही बताया कि डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए ये क्या करते हैं? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, अर्थात ये खुद न्यूट्रिशनल होते हैं क्योंकि इनके अंदर स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है, रिजर्व फूड मटेरियल होता है, अर्थात संचित भोज्य पदार्थ होता है। तो कुछ स्पेशल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म्स होते हैं जिसमें कोई एंडोस्पर्म ऐसा होता है जो स्टार्ची इन नेचर होता है, अर्थात उसमें कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा गेहूं में क्या होता है? स्टार्च होता है। चावल में, जौ में क्या होता है? स्टार्च होता है। कुछ ऐसे भी एंडोस्पर्म होते हैं जिनमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। और प्रोटीन कहाँ होता है? एल्यूरोन लेयर में। कहाँ होता है? एल्यूरोन लेयर में। खास करके मक्का में एल्यूरोन लेयर जो होती है वो कैसी होती है? प्रोटीनेशियस इन नेचर होती है। और आपसे सवाल ये पूछा जाता है, नीट में पूछा जाता है या अदर जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि वहाँ जानना चाहता है कि ये एल्यूरोन लेयर के बारे में आपको इंफॉर्मेशन है कि नहीं है। एल्यूरोन लेयर एक्चुअली कैसी है? प्रोटीनेशियस इन नेचर है। उसी प्रकार से नारियल, अरंडी जो होते हैं, अर्थात कोकोनट और जो है रिसिनस ये कैसे हैं? इनके अंदर जो होता है वसा लार्ज अमाउंट में होती है। आप जानते ही हो नारियल कैसा है? नारियल का तेल होता है, कॉमन ऑयल है। इसी प्रकार से अरंडी में भी क्या निकलता है? ऑयल निकलता है। तो कुल मिलाकर के इनका जो एंडोस्पर्म है वो कैसा है? ऑयली इन नेचर है। कैसा है? ऑयली इन नेचर है। अब इसके बाद हम जो है भ्रूणपोष बचे हैं कि नहीं बचे हैं? भ्रूणपोष बचे हैं कि नहीं बचे हैं? कब? डेवलपमेंटल प्रोसेस में, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंटल प्रोसेस में भ्रूण के विकास के दौरान यदि एंडोस्पर्म फुल्ली कंज्यूम्ड हो गया है, अर्थात एंडोस्पर्म पूरी तरह से उपभोग कर लिया गया है, तो इस प्रकार के बीज को हम लोग, बीज की बात हो रही है यहां पर, इस प्रकार के बीज को हम लोग जो है वो अभ्रूणपोषी बीज कहते हैं। क्यों अभ्रूणपोषी बीज कहते हैं? क्योंकि यहां पर भ्रूणपोष पूरी तरह से खत्म हो गया। बात मेरी समझिए, वे बीज जिनमें भ्रूण विकास के दौरान पूरा का पूरा जो भ्रूणपोष है वो खर्च हो जाता है,
कुछ भी भ्रूणपोष नहीं बचता है तो ऐसे बीज को हम लोग क्या बोलते हैं, अभ्रूणपोषी बीज बोलते हैं। और अभ्रूणपोषी बीज कौन कौन से हैं, चना है, मटर है, मूंगफली है, बीन्स हैं, अर्थात लेग्यूमिनेसी कुल में जो प्लांट्स आते हैं उनमें क्या है, जो भ्रूणपोष है वो पूरी की पूरी तरह से एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट में, एम्ब्रियोलॉजिकल प्रोसेस में क्या हो गया, फुली कंज्यूम्ड हो गया, पूरी तरह से उपयोग में कर लिया गया। ठीक है। दूसरा है भ्रूणपोषी बीज। तो भ्रूणपोषी बीज का मतलब ये हुआ कि यहां एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के दौरान, भ्रूण के विकास के दौरान सारा का सारा भ्रूणपोष खत्म नहीं हुआ, सारा का सारा भ्रूणपोष कंज्यूम्ड नहीं हुआ, बल्कि कुछ भ्रूणपोष अभी भी बचा हुआ है। तो कौन से भ्रूणपोष बचे हुए हैं, तो किसमें है आता है ये, जैसे आपने अरंडी देखा होगा, नारियल देखा होगा, गेहूं देखा होगा, तो इसमें भ्रूणपोष अभी भी कुछ बचा हुआ है, ज्यादा हिस्सा कंज्यूम्ड हो गया लेकिन कुछ अभी बचा हुआ है। तो इनको हम लोग कहते हैं भ्रूणपोषी बीज, क्योंकि इसमें भ्रूणपोष अभी भी है, उसका कुछ अवशेष अभी भ्रूणपोष का बचा हुआ है। तो सीड्स आर कैटेगराइज इनटू टू मेजर ग्रुप्स, अभ्रूणपोषी बीज और भ्रूणपोषी बीज। भ्रूणपोषी बीज में भ्रूण अभी भी थोड़ा सा है, बाकी कंज्यूम्ड हो गया, और अभ्रूणपोषी बीज में पूरा का पूरा भ्रूणपोष क्या हो गया, कंज्यूम्ड हो गया। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये भ्रूणपोष की या एंडोस्पर्म की ये कहानी है। ये जरूर आप याद रखिए कि भ्रूणपोष के जो अपवाद हैं, ओइनोथेरा में, ब्यूटोमॉप्सिस में ये कैसा होता है, 2n होता है, फिटलेरिया में, प्लम्बैंगो में कैसा होता है, ये 5n होता है, पेपरोमिया में कैसा होता है, ये 9n होता है। तो इसकी प्लॉइडी आपको याद रखनी चाहिए, आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जामिनेशंस में मिलते हैं। तो आशा है कि आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कम से कम एक लाइक तो जरूर बनती है इसके लिए, और साथ ही साथ इसको अपने फ्रेंड्स में खूब शेयर कीजिए। और यदि आप पहली बार इस वीडियो को इस चैनल पर देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।